हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायरिंग नर्सिंग माइंड्स। कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम पीपीएच का मैनेजमेंट देखेंगे, जिसमें फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ब्लीडिंग। जो थर्ड स्टेज ब्लीडिंग का जो मैनेजमेंट है वो 3 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ टू एम्प्टी द यूट्रस। मींस यूट्रस में अगर मान लीजिए कि प्लेसेंटा है या फिर प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन्स हैं या फिर कोई कॉटिलिडन्स हैं, तो आपको उसको क्या कराना है, रिमूव कराना है। क्योंकि अगर कोई भी मेम्ब्रेन या कोई भी प्लेसेंटा अगर यूट्रस के अंदर रहता है तो वो उसको वेल कॉन्ट्रैक्टेड या फिर हार्ड नहीं होने देगा, जिससे कि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी। सो दैट्स वाई यूट्रस क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। नेक्स्ट इज टू रिप्लेस द ब्लड। मीन्स मान लीजिए कि पेशेंट अगर शॉक की कंडीशन में जा रहा है तो हमें क्या करना है, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना है। एंड ब्लड वॉल्यूम को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, या फिर ब्लड कंपोनेंट्स चढ़ाकर या फिर फ्लूइड रिससिटेशन कराकर हम क्या कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज टू इंश्योर इफेक्टिव हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस मीन्स क्या है, स्टॉप द ब्लीडिंग। तो मान लीजिए कोई ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग हो रहा है या फिर एटॉनिक ब्लीडिंग हो रहा है, तो सबसे मेन फर्स्ट जो हमारा काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो भी आर्टरी या कोई वेसल्स क्या कर रही है, जो ब्लीड कर रही है, हमें क्या कराना है, उसको स्टॉप कराना है। सो दीज आर द 3 प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट। सो देयर आर 2 स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज प्लेसेंटल साइड ब्लीडिंग एंड सेकेंड वन इज ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग। सो हम प्लेसेंटल साइड ब्लीडिंग को डिस्कस करते हैं। तो प्लेसेंटल साइड ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्टली तो हम यूट्रस को क्या करेंगे, फंडस को पाल्पेट करेंगे। सो palpate the fundus and massage the uterus। इससे क्या होगा, जब हम क्या करते हैं, यूट्रस का मसाज करते हैं तो यूट्रस क्या होगा, हार्ड होगा। देन अगर यूट्रस हार्ड होगा तो क्या होगा, जो भी साइनसेस ओपन हैं वो क्या हो जाएंगे, कंप्रेस होंगे एंड वहाँ से जो ब्लीडिंग हो रही है वो क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। सो यूट्रस का हार्ड होना वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, टू स्टार्ट क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशंस। तो आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट को जैसे कि एनएस हो गया, आरएल हो गया, ये इससे क्या करा सकते हैं आप, फ्लूइड रिससिटेशन करा सकते हैं। एंड इसमें आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीटोसिन को भी ऐड कर सकते हैं। लाइक 1 लीटर में आपने 20 यूनिट्स क्या कर दिया, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर कर दिया, और इसको आपको 60 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है। देन नेक्स्ट इज ऑक्सीटोसिन आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट को आईएम भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मेथार्जिन भी ले सकते हैं, 0.2 mg इंट्रावीनसली दे सकते हैं। एंड आपको क्या करना है, पेशेंट को कैथेटराइज कराना है। कैथेटराइज कराना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैथेटराइज कराने से एक तो क्या होता है कि जो फुल ब्लैडर होता है वो क्या करता है, इंटरफेयर करता है कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। एंड और क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए पेशेंट शॉक की कंडीशन में जा रहा है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट चार्ट को भी मेंटेन कर सकते हैं। सो दैट्स वाई कैथेटराइज कराना क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इज टू गिव एंटीबायोटिक। तो हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को एंटीबायोटिक भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, लाइक एम्पिसिलिन एंड मेट्रोनिडाजोल IV एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग की बात करते हैं तो इसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग को आप हीमोस्टैटिक सूचरिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो आप क्या करें, जैसे ही आपको फाइंड आउट होता है कि कोई ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग है, जैसे कोई इंजुरी या फिर रप्चर के कारण ब्लीड्स हो रहे हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, सूचरिंग कर सकते हैं। सो दीज आर द 2 स्टेप्स। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ ट्रू पोस्टपार्टम हैमरेज की। सो ट्रू पोस्टपार्टम हैमरेज को जब हम मैनेज करते हैं तो हम कुछ प्रिंसिपल्स का ध्यान रखते हैं। तो जिसमें फर्स्ट वन है साइमल्टेनियस अप्रोच। साइमल्टेनियस अप्रोच क्या होता है, इमीडिएट मेजर्स हमको क्या करना है, पेशेंट्स के लिए लेना है। मीन्स आपको कोई भी डिले नहीं करना है, क्योंकि पेशेंट शॉक की कंडीशन में जा सकता है। एंड नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। मीन्स आपको क्या करना है, कॉल फॉर हेल्प करनी है।
देन रिससिटेशन कराना है, लाइक फ्लूइड का आप क्या कर सकते हैं, रिससिटेशन करा सकते हैं, पेशेंट को मॉनिटर करना है एंड ब्लीडिंग को क्या करना है, स्टॉप करना है, अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग। सो देखते हैं इमीडिएट मेजर्स में हम क्या क्या करेंगे। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, कॉल फॉर हेल्प करेंगे। जो भी हमारे हेल्पिंग हैंड्स हैं, चाहे वो डॉक्टर हो सकते हैं एंड सीनियर नर्सेज हो सकती हैं, उनको हमें इमीडिएटली गैदर करना है एंड इमीडिएटली क्या करना है, पेशेंट को 2 वाइड वोर IV लाइंस एडमिनिस्टर कराना है फॉर द फ्लूइड रिससिटेशन। मीन्स पेशेंट को क्या होना चाहिए, 15 ml एटलीस्ट इमीडिएटली क्या हो जाना चाहिए, एडमिनिस्टर हो जाना चाहिए, जिससे कि क्या हो, वस्कुलर बेड क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। मतलब वो पेशेंट क्या हो, रिवाइव कर जाए। एंड क्या करेंगे हम, सम ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भेजेंगे। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस आपके ब्लड काउंट के लिए हो सकती है, ग्रुप क्रॉस मैचिंग के लिए हो सकती है, डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए हो सकती है, कोगुलेशन स्क्रीनिंग के लिए हो सकती है। तो इस इमीडिएटली आपको क्या करना है, जब आप वाइड बोर कैनुला एडमिनिस्टर करते हैं तो उसी टाइम पे आपको ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी भेज देनी है। देन ब्लड अरेंज करना है ताकि जो भी ब्लड लॉस हो रहा है हम उसको क्या कर सके, कंपनसेट कर सके। एंड रही बात कैथेटराइजेशन की, तो कैथेटराइजेशन भी आपको कराना है, क्योंकि जो फुल, अगर मान लीजिए पेशेंट का फुल ब्लैडर है तो वो क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है कॉन्ट्रैक्शंस आने में यूट्रस के, एंड प्लस उससे हम क्या कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट चार्ट भी मेंटेन कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन अगर हम बात करें स्टेप 1 की, जो कि हम फॉलो कर रहे हैं एक्चुअल मैनेजमेंट में, तो अगर हम एक्चुअल मैनेजमेंट की बात करें तो मोस्ट कॉमन कॉज जो है PPH का, दैट इज़ एटॉनिक यूट्रस। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, एटॉनिक यूट्रस है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो केसेस देखने को मिलते हैं PPH के, एटॉनिक यूट्रस के कारण ही देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा मैनेज करने का, दैट इज़ द मसाज द यूट्रस टू मेक इट हार्ड। तो हमें क्या करना है, पेशेंट के एब्डोमेन पे, यूट्रस पे क्या करना है, मसाज करना है, जिससे कि क्या हो, यूट्रस क्या बने, हार्ड बने। देन नेक्स्ट हम उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं मेथार्जिन 0.2 mg। मेथार्जिन क्या होता है, एक इर्गोड एल्कलॉइड है। ये क्या करता है, ये टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शंस को भी लाता है, प्लस ये ब्लीडिंग को भी स्टॉप करता है। तो जितने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे उतना ही ब्लीडिंग क्या होगा, स्टॉप होगा। देन नेक्स्ट हम दे सकते हैं ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन आप क्या कर सकते हैं, 10 इंटरनेशनल यूनिट आप 500 ml क्या कर सकते हैं, NS में एडमिनिस्टर कर सकते हैं, 40 to 60 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से। एंड क्या एडमिनिस्टर करना है आपको, फॉलिस कैथेटर एडमिनिस्टर करना है ब्लैडर को एम्प्टी कराने के लिए, एंड एग्जामिन करना है एक्सपेल्ड प्लेसेंटा को और मेम्ब्रेन को, ताकि आप देख सकें कि कोई भी मिसिंग कॉटिलिडेंस तो नहीं है या फिर कोई मिसिंग पीस ऑफ मेम्ब्रेन तो नहीं है, जिसके कारण कि यूट्रस क्या कर रहा है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। सो दीज आर द फर्स्ट स्टेप्स। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एब्डोमेन को मसाज कर सकते हैं फॉर द वेल कॉन्ट्रैक्शंस। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, तो सेकेंड स्टेप में जो हमारा है वो ये है कि यूट्रस इज़ टू बी एक्सप्लोर्ड अंडर जनरल एनेस्थीसिया। तो जनरल एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर करके हम क्या कर सकते हैं, पूरे यूट्रस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड साइमल्टेनियसली हमें ये इंस्पेक्ट करना है कि जो सर्विक्स है, जो वजाइना है, उससे कोई ब्लीड तो नहीं हो रहा है या कोई इंजुरी एरिया तो नहीं है। अगर हमको कोई इंजुरी वहाँ पर नज़र नहीं आती है, दैट मीन्स कि जो रीज़न है वो अभी भी एटॉनिक यूट्रस ही है ब्लीडिंग का। तो इस यूट्रस को मेंटेन करने के लिए, टोन मेंटेन करने के लिए हम फिर क्या करेंगे, कार्बोप्रोस्ट एडमिनिस्टर करेंगे 0.2 mg एवरी 15 फॉर मैक्सिमम 8 डोजेस। तो हमें क्या करना है, इसमें 8 डोजेस एटलीस्ट हमको मेंटेन करना है, या आप कह सकते हैं कि 2 mg तक क्या करना है, इसका डोज एडमिनिस्टर आप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम और क्या दे सकते हैं, और हम दे सकते हैं मीजोप्रोस्टोल 800 माइक्रोग्राम पर रेक्टली, एंड लुक फॉर कंप्लीटनेस ऑफ प्लेसेंटा एंड जेनाइटल ट्रैक्ट लेसरेशन। और अगेन आपको देखना है कि वहाँ पर कोई लेसरेशन या फिर प्लेसेंटा के कोई भी रिमेनिंग पार्ट्स अंदर तो नहीं रह गए। सो आपको पूरे प्लेसेंटा का क्या करना है, कंप्लीटनेस देखना है, चाहे वो कॉटिलिडन्स हो या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड का कोई पार्ट हो या फिर कोई मेम्ब्रेन हो। देन नेक्स्ट इज स्टेप 3। अब स्टेप 3 में आप क्या करेंगे कि अभी भी आप देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यूट्रस अभी भी एटॉनिक है, ठीक है, यूट्रस अभी भी एटॉनिक है। तो अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अभी भी आपका जो यूट्राइन मसाज है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। एंड
आपको उसके साथ साथ क्या करना है, आपको बाय मैनुअल कंप्रेशन करना है। बाय मैनुअल कंप्रेशन आप कैसे करेंगे कि जो भी आपका जो हैंड है, वन हैंड है, वो आप कोन शेप में क्या करेंगे, यूट्रस के अंदर एंटर कराएंगे, एंड जो फिस्ट है वो आपकी क्या करेगी, जो भी अंदर जाके आपको फिस्ट बना लेना है, एंड जो भी नकल्स हैं वो क्या करेंगे, एंटीरियर फॉर्निक्स को कंप्रेस करेंगे, एंड जो अदर हैंड है वो आपको क्या करना है, यूट्रस के या एब्डोमेन के बिहाइंड आपको रखना है, ताकि वो इसको कैसे आपको कवर करना है कि ये यूट्रस को एंटीवर्टेड शेप में क्या करे, कंप्रेस करे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो वन हैंड है वो नकल बना रहा है और नकल एंटीरियर फॉर्निक्स को कंप्रेस कर रहा है, एंड जो ऊपर वाला हैंड है वो क्या कर रहा है, यूट्रस को एंटीवर्टेड फैशन में क्या कराना है, अंदर की तरफ कंप्रेस कराना है, एंड ये यूट्रस क्या होगा, फिर फर्मली स्क्वीज होगा दोनों हैंड्स के बीच में, और जितना कंटिन्यू हम कंप्रेशन बनाए रख सकते हैं तब तक हमको बना के रखना है, जब तक कि हम नेक्स्ट स्टेप कोई मैनेजमेंट का ना कर लें। सो दीज आर द बाय मैनुअल कंप्रेशन। देन नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, फोर्थ स्टेप हमारा है यूट्राइन टैम्पोनेट कर सकते हैं। तो यूट्राइन टैम्पोनेट्स में भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि फर्स्ट टेक्निक है टाइट इंट्रा यूट्राइन पैकिंग। तो इंट्रा यूट्राइन पैकिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं कि लगभग 5 मीटर लॉन्ग क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रिप ऑफ गॉज ले सकते हैं। देन उसको हम क्या करेंगे कि एक एंटीसेप्टिक क्रीम के अंदर क्या करेंगे, उसको भिगो के रखेंगे, सोक्ड करेंगे। देन उसका जो गॉज है उसको हम क्या करेंगे, फंडल एरिया तक, ये देखिए यहाँ पे ये जो वाइट कलर का दिख रहा है ये क्या है, ये पैकिंग है, मतलब ये गॉज पीस है, इसको हम फंडल एरिया तक क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, एंड तब तक फिल करते रहेंगे जब तक कि वो वजाइना, यहाँ तक वजाइना तक ना आ जाए। देन ये जो हमने प्लगिंग की है, इंट्रा यूट्राइन प्लगिंग कह सकते हैं आप इसको, तो ये क्या कर रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को ये स्टिमुलेट करेगा, एंड जो भी हीमोस्टेटिक प्रेशर है ये क्या करेगा, ये जो यूट्रस की वॉल दिख रही है इस पर क्या करेगा, ये हीमोस्टेटिक प्रेशर अराइज करेगा, जिससे कि क्या होगा, ब्लीडिंग स्टॉप होगी। ये जो पेल्विक प्रेशर आ रहा है या इंट्रा यूट्राइन पैकिंग है, ये क्या कर रही है, एक प्रकार का टैम्पोनेट इफेक्ट दे रही है, ठीक है। दैट्स वाई हम इसको क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। देन हम देखेंगे कि जो भी हमने एंटीबायोटिक्स भी देती है उसको, एंड 24 आवर बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम और मेथड कर सकते हैं, दैट इज़ बलून टैम्पोनेट, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक बलून है, इसमें आइए देखिए, ये एक क्या है, बलून है, जिसको हमने क्या किया था, जब डिफ्लेटेड था तो उसको हमने अंदर इंसर्ट किया था। देन हमने क्या किया, उसको जब अंदर इंसर्ट कर दिया, रिप्लेस कर दिया यूट्रस में, सो इसमें हमने क्या किया, इसको इन्फ्लेट कराया। सो इन्फ्लेटिंग के कारण क्या हुआ कि जो भी इसमें आप देखिए बलून को जब हमने इन्फ्लेट कराया, कि जो इन्फ्लेटिंग पोर्शन है, बलून है, वो क्या कर रहा है, यूट्राइन वॉल पे क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। सो प्रेशर एक्सर्शन के कारण क्या हो रहा है कि जो भी यूट्राइन वॉल क्या कर रही हैं, ब्लीड कर रही हैं, उस पर प्रेशर जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, एक हीमोस्टेटिक इफेक्ट मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। सो हीमोस्टेटिक इफेक्ट के कारण कर सकते हैं। अच्छा, हम बलून टैम्पोनेट में भी ना बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फॉलिस कैथेटर से भी हम टैम्पोनेट इफेक्ट दे सकते हैं। एक आता है आपका बाकरी बलून, ठीक है। बाकरी बलून कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं पीपीएच मैनेजमेंट के लिए, तो बाकरी बलून को भी यूज़ कर सकते हैं। कॉन्डोम कैथेटर यूज़ कर सकते हैं। सैंक्सटेकन ब्लैकमोर कैथेटर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एंड हम 4 to 6 आवर के लिए इसको प्लेस कर सकते हैं, एंड मोस्टली एटॉनिक पीपीएच को मैनेज करने में सक्सेसफुल हो जाता है। एंड ये 70% तक हिस्टेक्टमी के चांसेस को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। सो ये इट इज़ कंसीडर्ड द फर्स्ट लाइन सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर मोस्ट वुमेन विद एटॉनिक पीपीएच। सो दीज आर द बलून टैम्पोनेट। नेक्स्ट हम बात करें अदर मेजर्स की, तो अदर मेजर्स में फर्स्ट है आपका नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट। तो आप क्या कर सकते हैं इस प्रकार का, ये क्या है, नॉन न्यूमेटिक है,
एंटी शॉक गारमेंट है। इसको आप वियर करने से जो भी वेसल्स हैं, जो भी आर्टरीज हैं, उस पर क्या होता है, कंप्रेशन अराइज होता है, जिसके कारण जो ब्लीडिंग होती है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। एंड अगर हम नेक्स्ट बात करें कंप्रेशन ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा की, तो इसमें क्या होता है कि जो भी एओर्टा है जो क्या कर रहा है, ब्लड सप्लाई, एब्डोमिनल ब्लड सप्लाई कर रहा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए, इस तरीके से फिस्ट बना के उस एरिया में, अम्बिलिकस वाले एरिया में क्या करना है, आपको कंप्रेशन देना है। तो उससे क्या होगा कि ये जो आयोर्टा है वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, जिससे वहाँ की जो ब्लीडिंग है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो आपको एब्सेंट फीमोरल पल्स जब मिलने लगे तो समझ लीजिएगा कि जो एओर्टा है वो कंप्रेस हो रहा है, और तब तक आपको क्या मिल जाएगा, रिससिटेशन के लिए टाइम मिल जाएगा, एंड ब्लड वॉल्यूम रिप्लेसमेंट के लिए भी क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप इज सर्जिकल मैथड टू कंट्रोल पीपीएच। सर्जिकल मैथड पे हम तभी आएंगे जब हमने प्रीवियस जितनी भी 4 स्टेप्स पढ़ी वो एटॉनिक पीपीएच को मैनेज करने में सफल नहीं होंगी, तभी हमको क्या करना है, सर्जिकल मैनेजमेंट पे आना है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में भी जो फर्स्ट है वो है बी लिंच कंप्रेशन सूचर एंड मल्टीपल स्क्वायर। तो बी लिंच जो कंप्रेशन सूचर्स हैं वो क्या होते हैं, एक सर्जिकल मेथड है जो कि वर्क बाय टैम्पोनेट। इसमें जैसे कि बाय मैनुअल कंप्रेशन में हम यूट्रस को क्या दे रहे थे, कंप्रेशन दे रहे थे, वैसे ही हम इसमें क्या करते हैं, सूचर के थ्रू क्या करते हैं, यूट्रस को कंप्रेशन देते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि सूचर यहाँ पर एंटर है, यहाँ पर है, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सूचर है, ये सूचर है, ये क्या कर रहा है, यूट्रस को स्क्वीज करा रहा है। ठीक है, तो ये आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कौन सा सूचर है, बी लिंच सूचर। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, सूचर को इंसर्ट किया, फिर ये यहाँ पे आए, फिर पोस्टीरियर बॉर्डर पे गए, फिर नेक्स्ट साइड गए, फिर यहाँ पे पोस्टीरियर बॉर्डर पे गए, फिर ये क्या हुआ, एंटीरियर बॉर्डर पे आए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने इसको टाई कर दिया। ठीक है, तो ये जो बाउंड्री जा रही है, ये जो सूचर जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, यूट्रस को कंप्रेस करने का काम कर रहे हैं। सो नेक्स्ट मेथड इज लाइगेशन ऑफ यूट्राइन आर्टरी। अब आप क्या करिए कि यूट्राइन आर्टरी को ही क्या कर दीजिए, लाइगेट कर दीजिए। तो जब यूट्राइन आर्टरी जो है लाइगेट हो जाएगी, तो जो भी वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट को सप्लाई करती है या फिर अपर यूट्राइन को क्या करती है, सप्लाई करती है, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई ही कट हो जाएगी, तो वहाँ से ब्लीडिंग भी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया है, ये देखिए, यूटेरो ओवेरियन आर्टरी को लाइगेट कर दिया है, देन यूट्राइन आर्टरी को लाइगेट कर दिया है। तो यूट्रस को जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, ब्लड सप्लाई आना बंद हो जाएगी। एंड नेक्स्ट आप कर सकते हैं इंटरनल इलियक आर्टरी को भी क्या कर सकते हैं, लाइगेट कर सकते हैं। वो भी क्या करती है, उसको ब्लड सप्लाई करती है। जैसे कि जो ओवेरियन आर्टरी है, यूट्राइन आर्टरी हैं, वो क्या करती हैं, बिलो द ओवेरियन लिगामेंट्स को क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं। एंड जो भी इंटरनल इलियक आर्टरी है वो भी क्या करेगा, आपका जो भी डिस्टल ब्लड फ्लो है उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, इसमें हमने देखा बी लिंच कंप्रेशन सूचर कर सकते हैं, देन लाइगेशन ऑफ यूट्राइन आर्टरी कर सकते हैं, देन लाइगेशन ऑफ ओवेरियन एनास्टोमोसिस कर सकते हैं, देन लाइगेशन ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी को भी क्या कर सकते हैं, लाइगेट कर सकते हैं। एंड एंजियोग्राफिक सेलेक्टिव आर्टीरियल एम्बोलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिए, इसके थ्रू भी हम देख सकते हैं कि कहाँ पर हमको जो ब्लॉकेज है वो हमको क्या कराना है, प्लेस कराना है। द नेक्स्ट जो सारे हमने प्रोसीजर्स देखे, चाहे लाइगेशन में क्या हो, तो उसमें रेयरली हम क्या करते हैं, एक हिस्टेक्टमी भी मैनेजमेंट कर सकते हैं जब हमारे पास कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता है। तो हिस्टेक्टमी के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक पार्शियल हिस्टेक्टमी होता है, रेडिकल हिस्टेक्टमी होता है, जिसमें हम ये पूरा पोर्शन जो भी आप देख रहे हैं क्रॉस पोर्शन है उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इसमें भी आप देखिए टोटल हिस्टेक्टमी में फैलोपियन छोड़ के हम क्या कर रहे हैं, यूट्रस को क्या कर दे रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। देन रेडिकल हिस्टेक्टमी में आप देख रहे हैं कि सर्विक्स से लेके पूरा यूट्रस हो गया एंड फैलोपियन ट्यूब्स हो गए, ओवरीज हो गई, सबको क्या कर दे रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। तो हिस्टेक्टमी भी क्या है, एक प्रकार का आपका बेस्ट ऑप्शन हो सकता है इफ़ अगर डिसीजंस आप नहीं ले पा रहे हैं तो। देन नेक्स्ट इज़
ट्रॉमेटिक पीपीएच। सो ट्रॉमेटिक पीपीएच का वन ऑफ द सिंगल ही ऑप्शन है, दैट इज़ हीमोस्टेसिस इज अचीव्ड बाय एप्रोप्रिएट कैटगट सूचर। मीन्स इसमें आप क्या कर सकते हैं, हीमोस्टैटिक सूचरिंग कर सकते हैं इसको मैनेज करने के लिए। देन नेक्स्ट इज रिपेयर इज डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया। सो जनरल एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर करके आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट का सूचरिंग यूट्रस का कर सकते हैं। सो दीज आर द मैनेजमेंट फॉर द एटॉनिक पीपीएच एंड ट्रॉमेटिक पीपीएच, जिसमें कि हमने बहुत सारे क्या देखे, स्टेप्स देखे। सो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या फिर कोई क्वेश्चनिंग है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।